students, today we will discuss the remaining two types of animal tissues. In our previous lecture we have discussed the two types of animal tissues which are epithelial tissue and connective tissue. तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो रिमेनिंग जो दो बच गए हैं मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। आपको पहले मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मस्कुलर टिश्यू को तीन टाइप्स में बांटा जा सकता है, स्ट्रिएटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। ठीक है जी। तो मेन फंक्शन क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का? मस्कुलर टिश्यू जो है ये वर्ड बना है मसल टिश्यू भी कह सकते हो आप इसको। क्या काम कर मसल का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ना। मसल का फंक्शन जो है वो है हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराना। तो मस्कुलर टिश्यू का काम है मूवमेंट प्रोवाइड कराना बॉडी को। जो मसल्स हैं या मसल टिश्यू है ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, मसल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मसल सेल्स एक इलोंगेटेड सी लार्ज साइज की सेल होती है और इसे हम मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। फाइबर ये क्या काम कर रहा है? मूवमेंट के, हमारी बॉडी के अंदर हमारे हाथ पैर में जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मसल टिश्यू। इनकी लोकेशन के बेस पे, इनके स्ट्रक्चर के बेस पे, इनके फंक्शन के बेस पे इन मस्कुलर टिश्यू को हमने फर्दर तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रिएटेड मसल की, ठीक है ना। स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका एक और नाम है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल का मतलब क्या होता है? वो मसल्स जो हम अपनी मर्जी से जिनकी मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है ना। वॉलंटरी मसल्स मतलब जिनकी मूवमेंट हमारी मर्जी से हो सकती है, वो वॉलंटरी मसल्स हैं। अभी बताती हूँ इनके बारे में मैं आपको। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। इन स्ट्रिप्ड या स्केलेटल मसल भी बोलते हैं जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। कई नाम हैं इनके, जैसे स्ट्रिप्ड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। तो ये सब इनको हम बोल सकते हैं। एक्चुअली होती कैसी हैं ये? सिलिंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। डायग्राम में देखिए ये रहा स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना। स्ट्रिप्ड होती है और कैसी है? अनब्रांच्ड है और सिलिंड्रिकल होती है। ये इसका थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर है, ये ब्रीफ में ही हम स्टडी करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखिए एक ही मसल, एक ही सेल के अंदर एक दो तीन कई न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये, ठीक है। पाई कहाँ पर जाती है ये स्ट्रेटेड मसल्स लिम के अंदर पाई जाती है। लिम मतलब जो हमारे हाथ पैर हैं, लिम्स, इनमें ये स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती हैं। बॉडी वॉल में, फेस पे पाई जाती हैं, नेक पे भी पाई जाती है ये। तो ये सब लोकेशन है जहाँ पर कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स पाई जाती हैं। फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या फंक्शन होता है? मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। वॉलंटरी मसल है तो जो हम चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे आप उठ के चल भी रहे हैं तो इसके अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो इसमें भी रोल होता है, मसल्स की मूवमेंट का रोल होता है। तो ये सब जो हमारी मर्जी से हम जिन मसल्स को मूव करवा सकते हैं वो कहलाती हैं वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मूवमेंट जो बॉडी में हो रही है ना, उसको ये स्ट्रेटेड मसल्स ही परफॉर्म करती हैं। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है इनके अंदर, पावरफुल होती हैं काफ़ी, और मेन फंक्शन इसका यही है। आगे देखिए, सेकंड टाइप की जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। स्मूथ मसल्स में क्या है? देखिए डायग्राम में जो सबसे लोअर साइड में दिखाई हुई हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? अनस्ट्रिएटेड। ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी स्ट्रिएटेड मसल्स, लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे स्मूथ मसल हैं इसे हम अनस्ट्रिएटेड मसल भी बोल सकते हैं। एक और नाम है इसका इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल का मतलब जिसे हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल्स जो होती है कैसे पाई जाती हैं? बंडल्स की फॉर्म में। ये दिख रही है आपको, दो दिखा रखे हैं इसमें, बस अदरवाइज ये एक के ऊपर एक काफ़ी सारी अरेंज्ड होती हैं, एक बंडल की फॉर्म में पाई जाती हैं। सेल्स या फाइबर जो भी आप कह सकते हैं इनको, और आपस में लूज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इतना काफ़ी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ज़्यादा नहीं है आपके इसमें। पाई कहाँ पर जाती है? जितने भी हमारे होलो विसरल ऑर्गन्स है ना, ट्यूबुलर, होलो मतलब अंदर से खाली है, और एक ट्यूब की जैसी फॉर्म में जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जो भी पार्ट्स हैं, किडनी है या और भी कोई पार्ट है, उनके अंदर ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। हार्ट में नहीं पाई जाती है विसरल ऑर्गन, मतलब बाकी सब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके अंदर तो है, लेकिन हार्ट जो है इसके अंदर ये नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाई जाती है। और भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स वगैरह हैं,
ठीक है। यूरोजेनाइटल जो डक्ट है उसके अंदर पाई जाती है। तो स्मूथ मसल ये इन सब जगह पे पाई जाती है हार्ट को छोड़कर, स्टमक में, यूरेटर में, ब्रोंकाई में, यहाँ तक कि हमारी जो आई की आइरिस वाला पार्ट है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। फंक्शन क्या होता है इसका स्मूथ मसल का? इनवॉलंटरी मसल्स है, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती, ये अपने आप ही काम करेगी। अब जैसे पेट के अंदर मैंने बताया आपको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पाई जा रही है, तो क्या आप रेगुलेट कर सकते हैं कि हमारे पेट में खाना जो अंदर जा रहा है वो कैसे, किस जगह पे जाए और कहाँ से निकले और क्या हो और कितना डाइजेशन हो कितना ना हो? हम इस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये हमारी मर्जी से मूव नहीं कर सकती है। अभी मैंने बताया आपको कि इंटरनल पार्ट्स में पाई जाती है, हार्ट के अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट जो भी ग्लैंड्स वगैरह हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, लेकिन उनकी मूवमेंट को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, तो फंक्शन में क्या आ गया कि ये अपने आप काम करती है। मूवमेंट ऑफ फूड, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में कैसे आगे फूड मूव करेगा, ठीक है ना, और भी कोई ट्यूब्स वगैरह हैं उनकी ओपनिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी, इस चीज़ को ये रेगुलेट करती हैं। सो दिस इज द फंक्शन। अब देखिए थर्ड टाइप की मसल्स है कार्डियक मसल्स। ये भी इनवॉलंटरी मसल होती है। वॉलंटरी सिर्फ स्केलेटल मसल होती है जो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। बाकी जितने भी हैं ये सब क्या हैं? इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी है और ये तीसरी जो दिखा रखी है कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी मसल होती है। इनवॉलंटरी का मतलब इसे भी हम अपनी मर्जी से नहीं मूव करवा सकते। कार्डियक वर्ड कहीं भी आ जाए वो समझ लीजिए कि वहाँ पर बात किसकी हो रही है? हार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। हार्ट से रिलेटेड होती हैं ये मसल्स और फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं। दिख रही हैं आपको सामने डायग्राम के अंदर भी। कार्डियक मसल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। इस बात को याद रखना, कार्डियक वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मीनिंग है वहाँ पर बात हो रही है हार्ट की। तो हार्ट की वॉल्स में जो मसल पाई जाती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक करीब करीब शो करती है, स्मूथ मसल की भी और स्ट्रिएटेड मसल्स की भी, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स जो हैं ये ब्रांच्ड फाइबर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे अभी तक आपने ये देखा ये अनब्रांच थे, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच्ड मतलब एक के अंदर से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, इस टाइप से फाइबर्स निकले हुए होते हैं इसके अंदर, नेटवर्क जैसा बन जाता है। तो ये एक ब्रांच्ड मसल्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। लोकेशन आपको पता है, हार्ट की वॉल्स में पाई जाएंगी। और फंक्शन क्या होता है कार्डियक मसल्स का? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी, फिर सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, पूरी लाइफ टाइम होता है। ये कभी भी नहीं थकती हैं। जो मसल्स हैं ये कभी थकती नहीं है, 24 घंटे और पूरी लाइफ जब तक कोई इंसान जीवित है ये नॉन स्टॉप चलती रहती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नॉन स्टॉप करती रहती हैं, ठीक है ना। और अगर रुक जाएं तो डेथ हो जाती है। और काम करती रहती है लगातार, इनके अंदर जो ये चलता रहता है तो उससे हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्किंग भी करता है और बाकी सब चीज़ें भी मेंटेन रहती हैं। ये मसल्स क्या कर रही हैं? पंप, ब्लड को जो पंपिंग है ना, जो ब्लड की पंपिंग होता है जो कि मेन फंक्शन है हार्ट का, उसको परफॉर्म करवाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं ना। ब्लड अगर पंप नहीं होगा बॉडी के अंदर, जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, भेज रहा है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, अगर ब्लड पंप नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी। तो ब्लड की पंपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी पार्ट्स तक बॉडी के ब्लड का पहुंचना, उसके थ्रू ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवित बने रहने के लिए। तो उसमें हेल्प जो करती हैं उन मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये देखिए डिफ्रेंशिएट भी कर रखा है इन्होंने स्मूथ मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को और कार्डियक मसल्स को। कैसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि इन्होंने मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे कर रखा है और सेकेंडली इन्होंने लोकेशन के बेस पे भी कर रखा है। स्ट्रक्चर के बेस पे ये सिलेंड्रिकल होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड लॉन्ग टाइप की होती हैं, और ये भी सिलेंड्रिकल होती हैं कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं ये ब्रांच्ड नहीं होती हैं, अनस्ट्रेटेड भी नहीं होती, यानी कि स्मूथ वाली भी ब्रांच नहीं होती। कार्डियक सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। जस्ट अभी मैंने बताया आपको ये बात। स्ट्रेटेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में पड़े हुए होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में पड़े होते हैं। जबकि स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएट होती है और कार्डियक मसल भी यूनी न्यूक्लिएट है। ये देखिए डायग्राम में, स्मूथ मसल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, कार्डियक मसल में सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट। यूनी का मतलब एक और न्यूक्लिएट माने न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इनकी सेल में पाया जा रहा है। जबकि स्केलेटल मसल में आपको दिख रहे हैं 3-4 पड़े हुए हैं, तो ये 3 जो न्यूक्लियस पड़े हैं दैट मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएट। खाली 3 नहीं होते और भी बहुत सारे होते हैं।
अब देखिए जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं उसमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स बने हुए होते हैं, अल्टरनेट, मतलब लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क, इस टाइप से बैंड्स होते हैं। जबकि जो स्मूथ मसल्स है इसमें कोई बैंड नहीं है। ऊपर देखिए इसमें इतना डायरेक्टली अच्छे से नहीं दिखा रखा है कि डार्क और लाइट बैंड्स को, बाकी प्रॉपरली बुक में देख लीजिएगा उसमें है। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनके अंदर भी, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है, लाइट से कलर के बैंड्स होते हैं। 11th क्लास में बहुत डिटेल में आप इनको देखेंगे। और स्ट्रेटेड मसल्स में एंड्स ब्लंट, मतलब गोल सा एंड होता है, लेकिन स्मूथ मसल का एंड कैसा होता है, नुकीला, टेपरिंग बोलेंगे उसको, ठीक है ना। और कार्डियक मसल का कुछ फ्लैट टाइप का होता है एंड। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो कहाँ पर पाई जा रही हैं, हैंड्स में, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं वो किस जगह पे पाई जा रही हैं, हैंड्स के अंदर पाई जाती हैं। मैंने बताया था ना, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वॉलंटरी मसल्स। जो पार्ट हमारी बॉडी का मूव कर रहा है, पैरों में, हाथ में, जो पार्ट मूव कर रहा है उसके अंदर यही मसल पाई जाएगी। जबकि दूसरी जो स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलंटरी होती है। ये अभी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, और भी जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के उनके अंदर, इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है। और कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, एक ही नाम याद रखो, कार्डियक से रिलेटेड हार्ट की वॉल्स के अंदर पाई जाती है, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो ये आपने मसल्स की तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, कितनी तरह की मसल्स होती हैं, मसल टिश्यू होते हैं, और वो टिश्यू जो है क्या फंक्शन करते हैं, कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दिस इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू, वैसे तो पूरी बॉडी के अंदर है, बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन से और नर्व्स, ठीक है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। एक तरीके से आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है तो नहीं बताऊंगी मैं, वैसे पूरे नर्वस टिश्यू को दो टाइप्स पार्ट्स में बांट सकते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स हैं सिर से लेके पैर तक, पूरा नर्व्स का एक जाल सा, नेटवर्क सा होता है बॉडी के अंदर। तो ये किससे बना हुआ होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। यहाँ पर आप बस इतना ही जान लीजिए आपके 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि नर्वस टिश्यू में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं आप इनको, नर्व्स पाई जाती हैं। काम क्या होता है इस टिश्यू का, ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ब्रेन से हमारे डिफरेंट ऑर्गन से मैसेज लाना, या फिर डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम किसका होता है, नर्वस टिश्यू का काम होता है, ठीक है ना भाई। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है। नर्वस टिश्यू का काम क्या है, डिफरेंट जो मैसेजेस हैं उनको ब्रेन से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना, या फिर बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्वस टिश्यू करता है। नर्वस टिश्यू में हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स होती हैं, जिन्हें कि हम नर्व सेल्स, या फिर इनके लिए एक नाम है न्यूरॉन, आपको सामने दिख रहा है ना न्यूरॉन, ये क्या है, नर्व सेल ही होती है, जिसे कि हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन की फंक्शन क्या होता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और विदाउट और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, कहीं से भी किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करता है। स्टिमुलाई का मतलब है कोई भी अचानक से चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ अचानक से, वो उस चीज़ को फील करेगा और अंदर पहुंचाएगा मैसेज, है ना, ब्रेन तक पहुंचाएगा। बॉडी के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो उसको फील करेगा और ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो एक तरीके से न्यूरॉन का काम है कि ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है और आगे सिग्नल की फॉर्म में भेजता है, ठीक है। हाँ जी, न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। ये देखिए न्यूरॉन का डायग्राम प्रॉपर्ली आपकी बुक में दिया हुआ होगा। बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी जो है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल बॉडी में क्या चीज़ है, न्यूक्लियस है, ये फ्लूइड है जिसमें कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इसमें और बहुत ग्रैन्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, नेसल्स ग्रैन्यूल्स वगैरह, वो नहीं लिखने हैं आपको, बस इतना ही। और इसके अलावा देखिए सेल बॉडी के चारों तरफ कुछ थ्रेड जैसा, धागे जैसे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। स्मॉल साइज या शॉर्ट साइज्ड होते हैं, साइटोन्स होते हैं ये एक तरीके से। और ब्रांचिंग भी आगे इनमें जाकर ब्रांचिंग भी हो जाती है, जो डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं इनमें जाकर आगे ब्रांचिंग भी हो जाती है। अब आगे का पार्ट देखिए क्या है, एक्सॉन होता है,
ठीक है ना। इसमें अच्छे से आइए देख लीजिए, ये रहा डायग्राम। अब इसमें देखिए डेंड्राइट के बाद आगे का पार्ट एक्सॉन है। एक्सॉन क्या है? एक सिंगल सा पार्ट होता है, ब्रांचिंग नहीं होती इसके अंदर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है एक तरीके से। पूरा डायमीटर एक जैसा है इसमें, कहीं चौड़ा कहीं पतला ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा डायमीटर एक्सॉन का एक जैसा होता है। और जैसे ही लास्ट में एंड होता है इसका, आप देखो ब्रांचिंग हो रही है इसके अंदर भी ना, पतली पतली फाइन सी ब्रांचेस टर्मिनली जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है, इसका काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है ना। जो इस पार्ट के थ्रू, पूरे ही पार्ट है डेंड्राइट से, कोई भी इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज एक तरीके से, ठीक है ना। सिग्नल भी कह सकते हो आप इसको। सिग्नल जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में, पार्ट के अंदर जा रहा है, उसका कंडक्शन कौन करता है? ये पूरा का पूरा जो नर्व सेल आपको सामने दिख रही है, डेंड्राइट से सिग्नल अंदर एंटर करा, सेल बॉडी से होता हुआ कहाँ गया? एक्सॉन में, एक्सॉन से होता हुआ बाहर नर्व एंडिंग के अंदर, लास्ट में जो ब्रांचेस है ना, यहाँ चला जाता है। फिर इससे दूसरा नर्व सेल जुड़ा हुआ होता है, ये इन ब्रांचेस से डेंड्राइट में, अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट में चला जाता है। इस तरह से ट्रांसमिशन होता है किसी भी सिग्नल का। हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो फंक्शन में आप क्या बता सकते हैं कि डेंड्राइट्स जो है वो इम्पल्सिस को रिसीव कर रहा है और एक्सॉन उसको ले जाकर पूरी सेल बॉडी में से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचा रहा है। तो बेसिकली नर्व टिश्यू का फंक्शन एक ही होता है कि ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है या ट्रांसमिशन कर रहा है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव इम्पल्सेस एंड conduct the impulses also. And what are impulses? Impulses are the passage of electrical activity along the axon of a nerve cells. तो सभी तरह के टिश्यू के बारे में आपने पढ़ लिया है। एनिमल टिश्यूज़ में जितना आपके सिलेबस में था बस इतना ही आपको तैयार करना है। बेसिकली मैं एक ही बात कहूँगी कि जितने भी टिश्यूज़ आप पढ़ेंगे उनके अंदर एक तो उनका लोकेशन देख लेना कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। 3 हेडिंग के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए। एक तो लोकेशन कहाँ पर ये पाया जा रहा है, बॉडी के किस पार्ट में, हेडिंग लोकेशन लिखी, आगे लिख दिया मान लीजिए जैसे नर्वस टिश्यू है या इसके बारे में लिखना है तो आप कहाँ बताओगे कि ये ब्रेन में, इसमें क्या नाम का फॉर्मेशन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी नर्व्स। उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ब्रीफली बता देंगे, उसके बाद फंक्शन। तो ये 3 हेडिंग के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे ना इन सभी टाइप के टिश्यूज़ को तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से नोट्स बनाइएगा, पहले लोकेशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन, एक एक दो लाइन में इन सबको आप मेंशन करेंगे, आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।